किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हम पैदावार कैसे बढ़ाएं। पैदावार बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय आज की वीडियो के माध्यम से हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा और साथ में अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं गेहूँ में पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन से 5 आसान उपाय आप अपना सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग विद SRJ चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, पैदावार बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है। यहाँ पे हम 5 मुख्य बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहली और सबसे आसान तरीका अच्छे बीज का चयन करना। अब किसान साथियों, अगर आपका बीज अच्छा नहीं है, बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अच्छी किस्म नहीं है, तो भले ही आप कितने अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती कर लें, भले ही आप अच्छे से समय से खादों का इस्तेमाल करें, भले ही आप समय पे सिंचाई करें, लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उसकी उत्पादन क्षमता है वो ही ज़्यादा नहीं है। तो हमेशा कोशिश करिए जिसकी उपज क्षमता ज़्यादा हो उसी वैरायटियों का चयन करिए। इसके साथ साथ अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने इलाके, अपने आसपास के माहौल के हिसाब से, मतलब आपके इलाके में जो बीज होते हैं, जो किस्में होती हैं जो लगाने के लिए अनुमोदित हो, जो किसानों के बीच में काफ़ी फेमस हो, उन्हीं वैरायटियों का आप चयन करिए। ऐसा नहीं कि हाँ कोई वैरायटी कहीं पे उत्पादन ज़्यादा देती है और आपने अपने इलाके में लगा लिया, आपके वहाँ पे उत्पादन ही नहीं मिला। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि जो बीज जहाँ के लिए अनुमोदित होता है, जहाँ लगाने के लिए बताया जाता है, उसे वहीं पे ही लगाना होता है। अब यहाँ पे बीज चयन पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान देना होता है। आपके क्षेत्र के हिसाब से बीजों का चयन करना होता है। हमेशा कोशिश करिए नई नई वैरायटियाँ लगाइए। अगर आप नई किस्में लगाते हैं तो आपको 1-2 फ़ायदे अलग से मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये मिलता है कि नए बीजों में जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता काफ़ी अधिक होती है। पुरानी किस्मों से अगर हम तुलना करें, नई किस्मों में बीमारियों का अटैक पुरानी किस्मों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इस बात का भी किसान साथियों आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बीज के चयन के समय सावधानी भी बरतनी होती है। ऐसा नहीं कि हाँ, कई बार क्या होता है कि बीज में बहुत धांधली होने लगी है, मतलब आपको अच्छे बीज बड़ी आसानी से तो नहीं मिल पाएंगे। अच्छे से खोजबीन करिए, प्रमाणित संस्थाओं से ही बीज की खरीदारी करिए। अच्छे भरोसेमंद किसान भाई से भी आप बीज की खरीदारी कर सकते हैं। बिचौलिए से खरीदारी करने से बचिए, जो बोलता है कि हाँ हम थोड़ा सस्ता दे देंगे, ये वाली नई वैरायटी है DBW, ये 372 है, ये 371 है। तो बस अपने विवेक के हिसाब से अच्छे बीजों का चयन करिए और किसी धोखेधड़ी में मत फंसिए। तो यहाँ पे पहला चीज़ तो हो गया कि बीज के चयन के समय आपको सावधानी बरतनी होती है। इसके साथ साथ अच्छे से खेत की तैयारी भी आपको करनी होती है। अच्छी जुताई करवाइए, ये तो आम बात हो गई। खेत की तैयारी तो लगभग सभी कर ही लेते हैं। नंबर 2 पे हमने रखा है समय। अगर आप चाहते हैं गेहूं में आपको अधिकतम पैदावार मिले तो अगेती गेहूं की बुआई करिए। मतलब अभी भी आप अगेती बुआई कर सकते हैं। लगभग आप 7 नवंबर 10 नवंबर तक अगेती बुआई कर सकते हैं, 20-25 अक्टूबर से। और वही नवंबर के प्रथम सप्ताह तक जो अगेती गेहूं होता है उसकी बुआई की जाती है। अगेती बुआई करते हैं तो हमेशा ज़्यादा उत्पादन मिलता है, क्योंकि जो अगेती बुआई वाली फसलें होती हैं लंबी अवधि की होती हैं और ज़्यादा उत्पादन आपको दे के जाती हैं। वही अगर आप देर से अगेती वाली किस्में लगाते हैं, उत्पादन मिलता है लेकिन अगेती की तुलना में बहुत कम, मतलब थोड़ा कम मिलता है। इस बात का ध्यान रखना है। अगेती बुआई करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। समय केवल अगेती बुआई का ही नहीं है, सब चीज़ें आपको समय से करना पड़ेगा। समय से आप बीज की खरीदारी करेंगे तभी तो आप, मतलब सबसे पहले तो समय से खेत की तैयारी करिए, उसके बाद समय से बीज की खरीदारी करिए, समय से खादों की खरीदारी करिए, तभी तो आप, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही सोच लेना है कि हाँ हमें 20-25 तारीख को या 30 तारीख को या 1-2 तारीख को हमें जो है गेहूँ की बुआई कर देनी है। उसी हिसाब से, उसी पैटर्न से आपको सब कुछ करना है। सबसे पहले जुताई अच्छे से करवाइए, आप गोबर खाद का इस्तेमाल करिए। आजकल क्या होने लगा कि हम केवल रासायनिक खादें इस्तेमाल करते हैं। बार बार रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हमारी मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है काफ़ी सख्त हो जाती है, जिससे जड़ों का फैलाव उतना अच्छे से ना होने से, भले ही हम खादों का इस्तेमाल कितना भी क्यों ना कर लें, जड़ों का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर आप कोई गोबर खाद डालते हैं या फिर कोई भी आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे मिट्टी में भी सुधार होता है, पर्यावरण में सुधार होता है, हमें नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचता है, हमारे पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और गोबर खाद अपने आप में ही एक संपूर्ण खाद होती है। लगभग सभी तत्व इसमें आसानी से पाए जाते हैं। NPK के अलावा बहुत सारे सूक्ष्म तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तो पाया ही जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं और इसका
असर ऐसा नहीं कि हाँ केवल गेहूं तक ही रहेगा। अगर आपने गेहूं की फसल में गोबर खाद डाला हुआ है तो ऐसा नहीं कि केवल गेहूं की फसल में ही रहेगा, ये काफ़ी लंबे समय तक आपके खेत में बना रहता है। तो गोबर खाद जरूर डालिए अगर आपके पास मिलता है। गोबर खाद उतना महंगा भी नहीं है, अगर आप गाँव देहात के आसपास रहते हैं तो कम कीमत में 1500 रुपये ट्राली, 2000 रुपये ट्राली, एक ट्राली भर के आपको मिल जाता है। किसान भाई जो खादें देते हैं उतना नाप तोल नहीं रखते हैं। अगर आप दुकान पे लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको 1-2 ग्राम भी ज़्यादा ना मिले। तो सस्ता है और अच्छा है, सबसे बढ़िया है, ऑर्गेनिक होता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। समय पे खादों का इस्तेमाल, समय पे सिंचाई, समय से दवाई, समय से आपको बुआई, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। नंबर 3 पे हमने सिंचाई को ही रखा हुआ है। अब गेहूं की फसल में सबसे पहला पानी जो हम लगाते हैं, मतलब पहली जो हम सिंचाई करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अक्सर हम बहुत सारी गलती करते हैं। सबसे पहली गलती तो यही करते हैं कि जब हम पहला पानी लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम एक पानी काफ़ी भरपूर लगा दें, जिससे जो दूसरे पानी का अंतर है उसमें कमी आ जाए, मतलब देर से हमें लगाना पड़े, जिससे हमारा थोड़ा सा बचत हो जाए। अब बचत के चक्कर में आपका हो जाता है नुकसान, क्योंकि जब आप पहला पानी लगाते हैं 21-25, या मान लीजिए आपकी भारी मिट्टी है तो 30 दिन पे भी आप लगा सकते हैं, 28-30 दिन, 25-26-27 दिन। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पानी होता है वो आपके पौधे को तो उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। पानी का जो व्यय है, जो खर्च है, वो कैसे होता है? एक तो आपके जो धूप होती है, धूप में जो होता है वो मतलब वाष्पीकरण से उड़ जाता है। लेकिन सर्दियां भी चलना स्टार्ट हो गई हैं। अभी अगर मान लीजिए अभी तो नवंबर स्टार्ट हुआ है और यही 20-25-30 दिन के बाद सर्दी अच्छे से होने लगती है। जब सर्दी होती है तो वैसे भी वातावरण में जो है वो मॉइस्चर यानी नमी बनी रहती है। वैसे पानी का जो मतलब जो खपत होती है जो वाष्पीकरण से, वो बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है। पानी बहुत लंबे समय तक भरा रहता है। एक तो आपने ज़्यादा पानी लगाया, अब आपके पौधे जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, उतनी ज़्यादा जैसे जैसे जब बड़े पौधे होते हैं तो पौधे में भी खपत रहती है। जैसे छोटा पौधा कम पानी पिएगा। अब अगर आप इंसानों से ही तुलना कर लें, छोटा बच्चा कम पानी पीता है जितने बड़े हो जाते हैं 18-20 साल के, ज़्यादा पानी पीते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही पौधे को भी होता है। जब पौधा छोटा होता है कम पानी की आवश्यकता होती है, और वो तो क्राउन स्टेज होता है, जड़ों का विकास वाला समय होता है, जड़ों उस समय जड़ें फूटती हैं। तो अगर आप पहला पानी बहुत ज़्यादा भर देते हैं, लगाते हैं, तो क्या होता है कि पानी की खपत कम होती है, और पानी बहुत लंबे समय तक भरा होने की वजह से क्या होता है कि आपकी गेहूँ की फसल में पीलापन आ जाता है। अब जो पानी भरने की वजह से जो पीलापन आएगा, ये पीलापन किसी भी दवा से ख़त्म नहीं होने वाला है। आज तक ऐसी कोई भी तरीका, ऐसे कोई भी दवाएँ नहीं बनी है जो पानी से भरा हुआ पीलापन आपका ख़त्म कर सके। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके पौधे शुरुआती अवस्था में ही कमज़ोर हो जाएंगे, पीलापन आ गया, पौधे में तनाव आ गया, अब जब ये पानी सूखेगा तब धीरे से पौधा रिकवर होगा, तो फिर वो 10-15-20 दिन का समय लग जाता है, जिससे आपकी फसल पीछे चली जाती है, कमज़ोर हो जाती है, कल्ले का विकास नहीं आ पाता है और ज़्यादा उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। तो पहला पानी सोच समझ कर लगाइए, और पहली सिंचाई काफ़ी हल्की करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भरना नहीं चाहिए। जहाँ पे बलुई मिट्टी है, जहाँ पे लिंचिंग वाली समस्या है, वहाँ पे तो चल जाएगा। लेकिन जिनकी भारी मिट्टी है, जो तराई क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पानी बहुत लंबे समय तक भर जाता है। तो सबसे पहले तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी आपको मतलब सबसे पहले जब आप बुआई करवाइए, उससे पहले खेत की जुताई करवाइए, तो सबसे पहले आप अपने खेत को ही समतल करवाइए, लेबल करवाइए, क्योंकि समतल खेत में ये समस्या कम आती है। जो खेत समतल नहीं होते हैं उसमें क्या होता है कि एक तरफ तो पानी ही नहीं रहता है, दूसरी तरफ सारा पानी चला जाता है, जमा हो जाता है। जहाँ पे पानी जमा हो जाता है वहाँ पे आपको पीलापन देखने को मिलता है, जिससे सीधा सीधा आपको उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो आप सबसे पहले किसान साथियों, आपको क्या करना है कि पहले खेत को लेवल करवाइए। भले ही एक बार पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन बार बार तो लेवल आपको नहीं करवाना पड़ेगा। एक बार का खर्चा आपके लिए बेहतर काम करेगा। पानी के भराव के लिए काफ़ी मतलब पानी भर जाता है तो नुकसान पहुंचता है। अब चौथे नंबर पे हमने खाद रखा है। पहला खाद समय पे डालिए। अब खाद के बारे में हम थोड़ा सा फार्मूला बता देते हैं। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो बुआई के समय 55 किलो डीएपी डालिए, 20-25 किलो यूरिया डालिए, पोटास डालिए 27 से 30 किलो। जब आप पहला पानी लगाते हैं तो आप यूरिया डालिए 40 से 45 किलो, दूसरे पानी पे फिर से यूरिया 40 से 45 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप सागरिका डाल सकते हैं, दानेदार वाले 10 किलो बुआई के समय। इसके साथ साथ जिंक की बात की जाए तो पहले पानी जब आप लगाते हैं तो 40 से 45 किलो यूरिया डालते हैं। साथ में जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला 5 से 7 या 21% वाला 8 से 10 किलो पहले पानी पे आपको डाल देना है। यहाँ पे हमने जो खाद की मात्रा बताई है वो 1 एकड़ खेत की बताई है। अब कुछ एनपीके की बात कर लेते हैं। तो कुल मिला के 2 एनपीके या 3 एनपीके आप डाल सकते हैं। पहला एनपीके 19-19-19 30 से 35 दिन पे डालिए। दूसरा एनपीके 052-34 बालियाँ आने से पहले, और अंतिम एनपीके आप 0050 बालियाँ निकलने के बाद, दाने
भरते समय डाल सकते हैं। कोई भी NPK डालिए, 1 से 1.5 किलो के आसपास डालना है। बालियाँ निकलने से पहले 0.34 NPK के साथ में आपको इस्तेमाल करना चाहिए बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 या 125 ग्राम मात्रा, साथ में 0.34 1 से 1.5 किलो। अगर आप बालियाँ निकलने से पहले गोब की अवस्था में इस्तेमाल करते हैं तो बोरोन से पोलिनेशन अच्छे से होता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में अच्छे से आपका गेहूँ मजबूत रहेगा, मतलब अच्छा दाना पड़ेगा। और 0.34 भी यही काम करेगा कि आपके पौधे में बालियों के विकास में मदद करेगा। तो यहाँ पे हमने लगभग बुआई से कटाई तक संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। अच्छे से बीज का चयन करिए, समय से आप सिंचाई करिए, समय पे ध्यान दीजिए, खादों का इस्तेमाल करिए और अच्छे से अगर आप प्रबंधन करते हैं, देखभाल करते हैं, तो आप भी अपने गेहूं की फसल में अधिकतम उत्पादन जरूर ले पाएंगे। अगर आप आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।